नमस्कार दोस्तों, अनुभव की सीढ़ी के सभी दर्शकों व श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम एक कहानी संग्रह की बात करेंगे। कहानी संग्रह का शीर्षक है बड़े सांप एवं अन्य कहानियां। इसके लेखक हैं महेंद्र भीष्म। यह कृति काव्या प्रकाशन भोपाल से वर्ष 2021 में प्रकाशित हुई है। इसका मूल्य मात्र 100 रुपये है। महेंद्र भीष्म का लेखन सामाजिक यथार्थवाद की बुनियाद पर आधारित है, जिसमें जीवन के अनेक उतार चढ़ाव के साथ ही मानव की मनोदशा का सूक्ष्म विवेचन दिखाई देता है। वर्तमान समय की कटु सच्चाइयों को अभिव्यक्त करने की इनमें अद्भुत क्षमता है। वर्तमान में आप इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ में निबंधक सह प्रधान न्यायपीठ सचिव के पद पर कार्यरत हैं। आपकी रचना धर्मता एवं कृतियों पर विविध शोध कार्य हो रहे हैं। अब तक आपके 6 कहानी संग्रह, 1 नाट्य संग्रह व 5 उपन्यास प्रकाशित हो चुके हैं। आपका उपन्यास जय हिंद की सेना, किन्नर कथा व मैं पायल सहित अनेक कहानियों के नाट्य मंचन किए जा चुके हैं। आपकी कहानी लालच, तीसरा कंबल, स्टोरी तथा त्रासदी पर लघु फिल्म का निर्माण भी हो चुका है। आपने थर्ड जेंडर को समाज की मुख्य धारा में लाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किया है। इस कहानी संग्रह में तंग नजर माई किन्नर विमर्श को ही रेखांकित करती है। इसके अतिरिक्त इस संग्रह में के जो विषय हैं वो बहुत ही ज्वलंत हैं। समलैंगिकता, अंतरजातीय विवाह, हलाला आदि विभिन्न समस्याओं के प्रति लेखक ने अपनी लेखनी चलाई है। उन्होंने स्वीकार किया है कि संग्रह की अधिकांश कहानियां मेरे स्वयं के जीवन अनुभवों पर आधारित हैं। अपनी इन कहानियों के पात्रों को मैंने जिया है, उनसे मिला हूँ या उनका आत्म साक्षात्कार मेरे द्वारा किया गया है। संक्षेप में कहें तो इन कहानियों का ताना बाना जीवन के विविध वर्णी तंतुओं से बुना गया है। ये कहानियां पाठकों को अवश्य ही रुचिकर लगेंगी। भीष्म जी इस संदर्भ में अपना वक्तव्य कुछ यूं देते हैं। वे लिखते हैं कि जीवन जीने का नाम है। जीवन मृत्यु के समापन की महत्वपूर्ण कड़ी है, जो हमें जीवन की ओर ले जाने का ठहराव देती है। मुझे मेरी कहानियां अच्छी लगती हैं, मुझे ध्यान की अवस्था में ले जाती हैं। हो सकता है पाठकों को इस संग्रह की कहानियां पहले लिखी कहानियों से और भी अच्छी लगें या हो सकता है बुरी लगें। मैं उनको और समय को सबसे बड़ा मापदंड मानता हूँ। मैं आगे भी लिखता रहूँगा। पाठक मेरे लिए महत्वपूर्ण है। लिखना मेरे जीवन को मांझता है, मुझे जीने के उद्देश्य की सार्थकता प्रदान करता है। प्रिय पाठकों की प्रतिक्रिया का मुझे सदैव प्रतीक्षा रहती है और मैं भी आपसे विनम्रता पूर्वक यह निवेदन करती हूँ कि कृपया अपनी प्रतिक्रियाएं हमें अवश्य दें। और अब मैं इस संग्रह की एक कहानी, जो कि आज की बहुत ही ज्वलंत समस्या है, उस पर आधारित है, उसका मैं पाठ करती हूँ। इस कहानी का नाम है हलाला। तो आइए कहानी सुना जाए। हलाला। अशरफ दिन भर की बोझिलता दूर करने की गरज से अपने दोनों बच्चों को मान मनोबल के साथ रात्रि भोज के लिए लखनऊ शहर के नामी होटल रेंसा में ले आया था। हालिया खुले इस होटल की 9वीं मंजिल की विस्तृत बालकनी में रेस्टोरेंट था, जहां से गोमती नदी का रोशनी से नहाया रिवर फ्रंट एरिया सुंदरता के प्रतिमान गढ़ रहा था। आ जा रहे वाहनों से जीवंत दिलकश नजारे मन को लुभाने के लिए पर्याप्त थे। यही वजह है
कि यहाँ लंच या डिनर के लिए हफ्ते भर पहले से टेबल बुक करानी होती है। दूर दूर तक शहर के हरे भरे सुंदर दृश्य यहाँ से देखे जा सकते हैं। गोमती नदी के समानांतर बनी सड़क के दोनों ओर एक रिवर बैंक साइड के आसपास स्थापित महापुरुषों की आदमकद विशाल मूर्तियां व उसके आसपास बने फव्वारों की अनवरत जलधार के साथ निकलती रंग बिरंगी रोशनी सारे वातावरण को सुखद अनुभूति से भर देती है। बच्चों की माँ को इस घर से गए 2 माह हो रहे थे। 17 वर्षीय बेटी सफीना समझदार थी, परंतु उससे 6 वर्ष छोटा उसका भाई अब्दुल्ला अभी नासमझ था। उस किशोर को पूरी तरह से नासमझ भी नहीं कह सकते थे। वह दीन की बातें, मजहबी परंपराओं को क्या और अभी से क्यों समझे। दरअसल वह अपनी अम्मी के एवज में समझना भी नहीं चाहता था। उसकी एक ही रट थी, अम्मी को गफ्फार अंकल के पास से तुरंत घर वापस बुलाइए। उसकी अम्मी उसके बिना कैसे रह पा रही हैं। किशोर मन में यह प्रश्न तमाम अन्य प्रश्नों की तरह अब्दुल्ला को हर पल कुरेदता रहता था। चुप्पी, विवशता और क्रोध का संवेद रूप उसे अपने अब्बा से विद्रोही बना रहा था। अशरफ भी सयाने हो रहे बेटे से नजरें चुराए रहता था। वेटर मीनू कार्ड रख गया था। बेटी सफीना ने अपने पिता की स्थिति शायद समझ ली थी। पिछले 2 माह से वह बेचारी स्थिति ही तो समझ रही थी। उपज आई परिस्थितियों से तालमेल बैठाती, मोहल्ले से लेकर कॉलेज तक घूरती आंखें और कटाक्ष वह सुनती सहती आ रही थी। मीनू कार्ड पढ़कर सफीना ने भाई की पसंद की सारी डिशेस ऑर्डर कर दी थी। अब्दुल्ला अपने जूते के खुल गए फीते को बांध नहीं पा रहा था। सफीना उसकी मदद को झुकी तो वह बोला कुछ नहीं, परंतु हल्के से गुर्राया, जैसे अनजान व्यक्ति को देख खामोश डाबर नस्ल का कुत्ता अपने पहले धीरे से गुर्राता है, ठीक वैसे ही। सफीना सहम कर वापस अपनी कुर्सी पर पूर्व की तरह सन कर बैठ गई, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अशरफ ने सिगरेट सुलगाई, फिर बुझा दी और स्मोकिंग जोन में आ गया। वहां उसने अंगुलियों में फंसी सिगरेट लाइटर से पुनः सुलगाई और धीरे धीरे कश खींचने लगा। उसके चेहरे पर तनाव स्पष्ट नजर आ रहा था और इसी तनाव ने इन दिनों उसे सिगरेट का लती बना दिया था। कभी कभार सिगरेट पीने वाला अशरफ 2 माह में ही चेन स्मोकर बन चुका था। 2 माह पहले की उस मनहूस रात को अशरफ कैसे भूल सकता था। 2 माह पहले की उस मनहूस रात को अशरफ कैसे भूल सकता है, जब वह ऑफिस में बात से हो गई मलानत के साथ थका हारा देर शाम को अपने घर पहुंचा था। अपने बड़े भाई के बेटे की बर्थडे पार्टी में जाने के लिए रूबिया बच्चों सहित तैयार बैठी उसी का इंतजार कर रही थी। दरवाजे से अंदर कदम रखते ही रूबिया ने याद दिलाते कहा, सुनो जी, हाथ मुंह धोकर जल्दी तैयार हो जाओ, भाईजान कब से इंतजार कर रहे हैं। उनके अब तक 10 फोन आ चुके हैं। रूबिया उसे तौलिया थमा किचन की ओर भागी। महरी ने कोई बर्तन तोड़ा था। वह जूते खोल 2 पल को पंखे की हवा ले सुस्ताना चाहता था। 15 किलोमीटर व्यस्त सड़क पर गाड़ी उसे खुद चलानी थी, देर रात वापसी भी। उफ, आज ही बॉस से पंगा और आज ही ये बर्थडे पार्टी। हरामिन ने इतना सुंदर कांच का महंगा मर्तबान गिरा दिया। अरे, तुम तैयार नहीं हुए? हैरानी से उसे ताकती रूबिया आगे गोली सी दागते तैश में बोली, तुम्हारे भाई बहन के यहाँ कुछ होता तो ऑफिस से छुट्टी ले लेते। उलाहना व्यंग के साथ अशरफ को विचलित कर गया। फिर भी वह संयत होते बोला, मैं बहुत थक गया हूँ, उठा नहीं जा रहा। ऐसा करो, ओला बुक कर लो और बच्चों संग चली जाओ। क्या वहाँ सब क्या कहेंगे? कह देना मेरी तबीयत नासाज थी। तौबा तौबा, मैं झूठ क्यों बोलूं? अल्लाह से डरो अशरफ मियाँ। रूबिया उससे 1 माह बड़ी थी और बचपन से ही संयुक्त परिवार में रहने की वजह से उसका नाम बेधड़क लेती आई है। रूबिया, ये तुम हर बात पर अल्लाह मियाँ को बीच में क्यों ले आती हो? दरअसल
अशरफ का मूड रूबिया के भाई के जिक्र के समय से ही खराब हो गया था, जिसे वह बचपन से ही नापसंद करता चला आ रहा है। देखिए जी, क्या देखिए जी? बॉस का चेहरा और उनके साथ हुई झड़प दोनों उसकी आंखों के सामने छा गए। कह दिया ना, थका हूं, नहीं जा सकता तो नहीं जा सकता। अशरफ की आवाज में तल्खी व स्वर में तेजी आ गई थी। कैसे नहीं जा सकते? आपको चलना ही पड़ेगा। कोई जबरदस्ती है क्या? इस बार अशरफ के स्वर में नरमी आ गई थी, पर मन में ढिठाई भी थी। जाओ ओला कर लो, मुझे बख्श दो। देखो अशरफ मियाँ, कह देती हूँ, गई तो फिर वापस नहीं आऊंगी। क्या? अब की गई तो वापस नहीं आऊंगी। लानत है ऐसे शौहर पर। मुझ पर लानत भेजती है, बदतमीज औरत। अशरफ के मुंह से एकाएक निकल गया। बदतमीज कहा मुझे? भाईजान से शिकायत करूंगी। बदतमीज शब्द सुन रूबिया रुआसी और आहत हो गई। जा कह देना, जो कहना हो कह देना। बचपन से जानता हूँ साले बच्चात को, महा का दब्बू। खुदा जाने फौज में भर्ती कैसे हो गया, लुल कहीं का। अशरफ का मूड उखड़ चुका था। हाय अल्लाह, भाईजान को बच्चात, दब्बू और लुल कहा। रूबिया दोनों हाथों पर हाथ रखते बेडरूम से बाहर निकल आई। सफीना बेटा, कैब बुक करो। ड्राइंग रूम में टीवी देख रहे दोनों बच्चों ने अपनी अम्मी को बदहवासी में देखा। एकाएक अम्मी को इस हाल में देख सफीना ने टीवी की आवाज़ पहले कम की, फिर गंभीरता समझ टीवी बंद ही कर दी। उसे अब्बू अम्मी की लड़ाई में टीवी को लेकर डांट नहीं खानी थी। टीवी क्यों बंद कर दिया आपा? अब्दुल्ला ने सफीना के हाथ से रिमोट छीनकर टीवी पुनः चालू कर दिया। बेडरूम में पहले से ही गुस्से में तमतमाए बैठे अशरफ को अनदेखा कर रूबिया ने पलंग से अपना हैंडबैग उठाया और बोली, सुनो मियाँ, सफीना ने कैब बुक कर दी है। हाँ ठीक है, जाओ। जहालत की भी हद होती है। जहालत? मैंने कौन सी जहालत की है? जब देखो तब आप मेरे मायके वालों को बुरा भला कहते रहते हो। हाँ हाँ जा, और सुन, बड़ी जुबान वाली है तो लौट कर मत आना। देख लेना, सुबह ही कुत्ते की तरह दुम दबाते चले आओगे मियाँ। रूबिया के इन शब्दों ने अशरफ के तन बदन पर आग लगा दी। उसका गुस्सा सातवें आसमान में जाकर फट पड़ा। वह तेज आवाज में चिल्लाते हुए बोला, क्या कहा जाहिल औरत? जा, मैं तुझे इसी वक्त तलाक देता हूँ। तलाक तलाक तलाक। बेडरूम के दरवाजे की चौखट पर आवाज खड़ी रूबिया को दरवाजे से परे धकेल अशरफ ने धड़ाक से दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। किचन में अपना काम निपटा कर निकली महरी बोल पड़ी, हाय अल्लाह, यह क्या गजब ढा दिया? बेगम साहिबा को तलाक दे दिया? वह अपने दोनों हाथों पर कान रखते पल भर में ड्राइंग रूम पार करते हुए घर से बाहर निकल गई। परस्पर लड़ाई में मशगूल अशरफ और रूबिया को यह अंदाजा भी नहीं रहा कि महरी अभी अपना काम निपटा रही है। अशरफ को महरी के शब्द सुनाई दिए। वह बेडरूम से बाहर आ गया। उसे अंदाजा था कि घर में कोई बाहरी नहीं है और महरी भी अपना काम करके जा चुकी है। एकाएक गुस्से में बोला गया, तलाक? या अल्लाह, उसने यह क्या कर दिया? अशरफ को अपनी गलती का एहसास जल्दी हो गया। वह तेजी से रूबिया के पास पहुंचा, पर उसने गुस्से के मारे उसका हाथ परे झटक दिया। अम्मी कैब आ चुकी है, देर हो रही है, सफीना बाहर से आते हुए बोली। रूबिया ने बिना वक्त गवाए बेटे अब्दुल्ला की बांह पकड़ी और घर के बाहर खड़ी कैब में जा बैठी। अशरफ बदहाल और असमंजस की स्थिति में कभी कैब को जाते देख रहा था तो कभी सड़क पर बिजली के खंभे पर टंगी जल बुझ रही फ्यूज ट्यूबलाइट को बेबस दरवाजा बंद कर वह ड्राइंग रूम में आ गया। या अल्लाह, उसे जरा भी ध्यान नहीं रहा था कि घर के अंदर कोई बाहरी रुका हुआ है। महरी किसी को खबर न कर दे, इसी उधेड़ बुन में बैठा अब्दुल्ला कभी टीवी चालू करता, कभी बंद करता, कभी किचन में जाकर पानी लेकर पीता तो कभी रूबिया के मोबाइल पर फोन मिलाता। रूबिया ने अपना फोन बंद कर रखा था। सफीना के फोन पर घंटी गई, पर फोन तुरंत ही कट गया। फोन रूबिया ने ही काटा होगा। अशरफ बड़े पशोपेश में पड़ गया था। उसने रूबिया के बड़े भाई लियाकत को अपनी गलती की माफी मांगते फोन पर सारा माजरा बयान कर दिया। साथ ही यह भी बताया कि घर की महरी ने उसे तलाक कहते सुन लिया है। लियाकत से बात पूरी होने के साथ ही दरवाजे की कालबेल बजी।
अशरफ को लगा जैसे रूबिया बच्चों के साथ वापस आ गई है। स्वयं से प्रायश्चित करते हुए वह बड़ी उम्मीद के साथ दरवाजे की ओर बढ़ा, पर दरवाजा खोलते ही उसे रूबिया की जगह मोहल्ले की मस्जिद के बुजुर्ग इमाम साहब खड़े दिखे। तो क्या महरी ने इमाम साहब को खबर कर दी? अशरफ मियाँ क्या खड़े खड़े दरवाजे से ही रुखसत कर देने का इरादा है? अंदर नहीं बुलाओगे? इमाम साहब अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते बोले। नहीं जनाब, आइए आइए, अंदर तशरीफ रखिए। इमाम साहब ड्राइंग रूम में अंदर आकर सोफे पर छड़ी का सहारा लेते बैठ गए। फिर अशरफ को घूरते हुए बोले, तो मियाँ आपने? हाँ इमाम साहब, मुझसे गुस्से में बहुत बड़ी गलती हो गई। पास खड़ी महरी को देखते हुए अशरफ ने कहा, इसे मेरी गलती समझकर मुआफ कर दिया जाए। आप जो हर्जाना कहेंगे भर दूंगा, पर यह बात बाहर न जाने पाए। ला हौल बिला कुव्वत। मियाँ क्या बात करते हो? शरिया के रास्ते चलोगे या अपनी मनमानी चलाओगे? अल्लाह के कुफ्र से डरो। इमाम साहब, अब आप ही रास्ता बताइए। मैं अपनी बीवी से बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, अपनी गलती कैसे सुधारूं? मियाँ, आपने अपनी बीवी को तलाक दिया है। शरीयत के अनुसार अब वह आपकी बीवी नहीं रही। मेरे 2 बच्चे हैं, शादी हुए 18 साल हो गए हैं। इमाम साहब, उसके बिना सब तबाह हो जाएगा। यह सब तलाक देते समय सोचना था। तलाक देना औरत का सबसे बड़ा अपमान करना होता है। अब क्या करूं? गुस्से में गलती कर बैठा। कोई रास्ता बताइए। अशरफ का गला भर आया, आंखों से पछतावे के आंसू छलक आए। सुनो मियाँ, शरीयत के मुताबिक अब एक ही उपाय है जिससे तुम्हारी बीवी तुम्हारे पास वापस आ सकती है। जी बताइए इमाम साहब। अशरफ ने महरी को 2 गिलास पानी लाने का इशारा किया। देखो मियाँ, हमारी कौम में शरिया का कानून चलता है। जब तलाकशुदा औरत किसी गैर मर्द से निकाह कर लेती है, जिसे निकाह हलाला कहते हैं, और उससे भी उसका तलाक हो जाता है, तब वह इद्दत का समय 4 माह 10 दिन पूरा कर अपने पहले शौहर के साथ दोबारा निकाह पढ़ उसके पास वापस आ सकती है। इसमें ना तो दूसरे शौहर पर तलाक देने का दबाव या कोई जोर जबरदस्ती चलती है, ना ही औरत पर दबाव डाला जा सकता है। इमाम साहब, निकाह हलाला के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। मेरा मतलब आप अपने तक यह बात रखें। जो रुपए पैसे कहें मैं देने को तैयार हूँ, पर यह निकाह हलाला न कराना पड़े। लाहौल बिला कुव्वत। तौबा तौबा, क्या कह रहे हो मियाँ? होश में तो हो? मुझे रिश्वत की पेशकश। उफ, अल्लाह के खौफ से बचो। तौबा तौबा। बुजुर्ग इमाम साहब छड़ी के सहारे गुस्से से कांपते हुए उठ खड़े हुए। अरे नाराज मत होइए, आप बैठिए। महरी से मुखातिब हो अशरफ ने कहा, इमाम साहब के लिए चाय बना लाओ जल्दी से। क्या लेंगे आप, चाय, कॉफी या शरबत? अब रात में शरबत कौन पीता है? एकाएक नम्र होते इमाम साहब महरी से बोले, चाय बना दो, और सुनो, चीनी मत डालना। छड़ी के सहारे वापस अपनी जगह पर बैठते हुए अशरफ से बोले, क्या बताएं अम्मा, डायबिटीज ने बुरी तरह जकड़ रखा है। जी जनाब। अशरफ ने हाथ का सहारा देते कहा, मियाँ एक रास्ता है, चाहो तो अपना सकते हो। जी बताएं। अशरफ को उम्मीद की रोशनी नजर आई। मैंने ऐसे कई मामले सुलझाए हैं। आप चाहो तो मेरे साथ निकाह पढ़वा दो। हफ्ते 10 दिन में मैं तलाक दे दूंगा। फिर इद्दत का समय पूरा हो जाने के बाद आप निकाह कर लेना। हाँ, एक बात, निकाह हलाला के एवज में मुझे 50,000 पेशगी और 50,000 तलाक देने के बाद देने होंगे। इमाम साहब अपनी लंबी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए बोले। अशरफ को इमाम साहब का यह प्रस्ताव बेहद नागवार लगा, पर वक्त की नजाकत को समझते हुए खामोश रहा। कोई और मौका होता तो निश्चित ही वह अब तक इमाम का टेटुआ दबा चुका होता। महरी चाय बना लाई। महरी से आंखें मिलते ही अशरफ को तेज गुस्सा आया। इसके द्वारा ही इमाम को तक सूचना पहुंची, नहीं तो अशरफ को मन महसूस कर रह जाना पड़ा। इमाम साहब अपनी चाय सुड़कते रहे।
मियाँ ऐसा है, अब हम जा रहे हैं। खबर मिली थी तो आकर तस्दीक कर ली। जैसा हो बता देना। खुदा हाफिज। बेख्याली में डूबे अशरफ को यह अंदाजा भी नहीं रहा कि ड्राइंग रूम से इमाम साहब और महरी कब रुखसत फरमा कर गए। बाहर निकलते ही महरी ने इमाम साहब की ओर इनाम पाने की उम्मीद से देखा। इमाम साहब ने कुर्ते की जेब से 200 रुपए का कड़क नोट महरी के हाथ पर थमाते हुए कहा, देख, अगर मुझसे निकाह हलाला होता है तो पहले की ही तरह तेरा हिस्सा तुझे जरूर मिलेगा। महरी खुश होते अपने रास्ते चली गई और इमाम साहब भी मस्जिद की ओर चल दिए। ईशा की नमाज का वक्त हो चला था। मुअज्जिन होने के कारण उन्हें ही वजू करने के बाद ईशा की नमाज के लिए अजान देनी थी। अब्बा, आइए, खाना लग गया है। बेटी सफीना की आवाज़ कानों में पड़ते ही अशरफ ने अपनी उंगलियों में फंसी आधी सुलगी सिगरेट मसल कर डस्टबिन में फेंक दी। रिवर फ्रंट की जगमगाती रोशनी और गाड़ियों की आवाजाही शहर को जिंदा रखे थी। काश उस दिन उसने इमाम साहब की सलाह मान ली होती तो दोस्त से दुश्मन बने गफ्फार की वादा खिलाफी और जलालत न झेलनी पड़ती। नामाकुल पता नहीं कब रूबिया को तलाक देगा, कब वह बच्चों के पास वापस लौटेगी। अशरफ सफीना के पीछे चल दिया। टेबल पर ऑर्डर किया हुआ खाना सजा हुआ था। अशरफ हाथ धोने वॉश बेसिन की ओर बढ़ा। उसने कनखियों से अब्दुल्ला को निहारा, जिसने अपनी पसंद की डिश को काटा चम्मच से खाना शुरू भी कर दिया था। हाथ धोते अशरफ की निगाह की जद में पारदर्शी कैप्सूल लिफ्ट में सवार गफ्फार और रूबिया ऊपर की ओर आते दिख गए। अशरफ भौचक सा उन दोनों को कुछ पल देखता कुड़ता रहा। फिर वह शीघ्रता से लिफ्ट के गेट तक पहुंचा। उसके पहुंचते ही लिफ्ट का दरवाजा खुला। अशरफ ने लिफ्ट के अंदर प्रवेश करते ही गफ्फार का हाथ पकड़कर धीरे किंतु तल्ख अंदाज में कहा, अंदर ही रहो, नीचे चलो। बड़ी मुश्किल से दोनों बच्चों को मना कर लाया हूँ। तुम दोनों को यहाँ देख बच्चे भड़क उठेंगे। अशरफ ने ग्राउंड फ्लोर के लिए लिफ्ट का बटन दबा दिया। अशरफ मियाँ, यह क्या बेहूदगी है? बेहूदगी तो तुम कर रहे हो गफ्फार। मैं? लो रूबिया, सुन लो। अरे, अपनी बीवी के साथ आया हूँ, इसमें मैंने क्या बेहूदगी की? रूबिया को अपनी ओर खींचते हुए, बाकायदा निकाह किया है, कोई भगा कर नहीं लाया हूँ। बड़ी निर्लज्जता से गफ्फार ने रूबिया को भींच लिया। वह कसमसा कर रह गई। लिफ्ट ग्राउंड फ्लोर में आ गई। यह बेहद तकलीफ देह है मेरे लिए इस तरह से खुलेआम। यार अशरफ मियाँ, तुम्हें तकलीफ क्यों हो रही है? रूबिया अब मेरी बीवी है, उस पर अब मेरा अधिकार है। उसके साथ जो चाहे करूं, मेरी मर्जी। गफ्फार, बहुत हो गया। दोस्ती का यह सिला तो ना दो भाई। निकाह हलाला के 2 दिन बाद तलाक देने का तय हुआ था। 2 महीने हो रहे हैं। यार, हद है। तुम्हें कितनी बार बता चुका हूँ कि निकाह के बाद भाभी जी, अरे मेरा मतलब रूबिया को टाइफाइड हो गया था। फिर उसकी तबीयत दुरुस्त होने में वक्त लगा। बिना हम बिस्तरी के हलाला जायज़ भी तो नहीं होता। अब तो सब हो चुका, फिर किस लिए वक्त जाया कर रहे हो? तुम भी यार अशरफ मियाँ, रहोगे वही पूरे लपसट के लपसट। अम्मा, वक्त जाया नहीं, वक्त जी रहे हैं हम इनके साथ। गफ्फार कहते हुए गफ्फार ने पुनः रूबिया को अपनी बाहों में बड़ी बेशर्मी से भर लिया। गफ्फार की पकड़ से असहज रूबिया की दृष्टि एकाएक ऊपर बालकनी पर चली गई, जहां खड़े तंजाए अब्दुल्ला की नफरत से घूरती निगाहें उसके कलेजे को चीर गई। या अल्लाह, रूबिया के मुंह से निकल गया। सभी की निगाहें ऊपर खड़े अब्दुल्ला तक गई। रूबिया के लब खुले के खुले रह गए। वह स्वयं को संभाल न सकी और इसके पहले कि वह गिर पड़ती, अशरफ ने उसे संभाल लिया। छोड़ो, लाओ, हटो। गफ्फार ने रूबिया को अशरफ से ले लिया। मेरे बच्चे, या अल्लाह। ऊपर देखती रूबिया चीख पड़ी। अब्दुल्ला बालकनी से हट चुका था। सब बेकार कर दिया। अगले जुमे को नगद 1 लाख रुपए लेकर आ जाना। रुपए मिलते ही तलाक दे दूंगा।
माल के बाहरी गेट की ओर जाते गफ्फार की आवाज़ अशरफ हठात सुनता रहा। रुपए पैसे की तो कोई बात ही नहीं हुई थी। खैर, आदमी जब नीचता पर उतर आता है तभी उसका असली रूप सामने आता है। हारे हुए पहलवान की तरह बेदम अशरफ ने लिफ्ट का बटन दबाया। अम्मी गंदी हैं, गंदी हैं, गंदी हैं, सुबक रहे अब्दुल्ला को सफीना मना रही थी। अशरफ ने लोगों की ओर निगाह दौड़ाई। सभी अपनी अपनी टेबलों पर अपने अपने अंदाज में डिनर का लुत्फ उठा रहे थे। अब्बा को देख अब्दुल्ला का रहा सहा धैर्य जवाब दे गया, मुझे घर जाना है। जिद पर अड़े अब्दुल्ला के आगे किसी की भी एक न चली। बैरे को बुलाकर भोजन पैक कराने व पेमेंट करने के बाद वे तीनों घर चले आए। रास्ते में परस्पर कोई बात नहीं हुई। अब्बा आप परेशान न होइए, अब्दुल्ला को मैं संभालती हूँ। सोफे पर परेशान हाल बैठे अपने अब्बा के कंधे पर अपना दायां हाथ रखते सफीना दिलासा देते बोली। फिर अब्दुल्ला के कमरे में उसे मनाने चली गई। बेटियां कम उम्र में भी समझदार और गंभीर होती हैं। उन्हें घर की समस्याओं को सुलझाना बखूबी आता है। अशरफ निढाल होकर सोफे पर ही पसर गया। वह अब्दुल्ला की मना स्थिति को समझ चिंतित था। गफ्फार को वह अपना अजीब दोस्त मानता था, तभी इमाम साहब की जगह उसने गफ्फार को तरजीह दी। गफ्फार से उसे कतई उम्मीद नहीं थी। वह अक्सर घर आता रहा, बच्चों से घुला मिला था, रूबिया को भाभी का सम्मान देता था। वक्त जरूरत दोनों एक दूसरे के काम आते, इसी दृढ़ विश्वास के चलते अशरफ ने अघाई सांस ली। क्या दोस्ती के मायने यही होते हैं? अशरफ ने अपनी गैरत ताक पर रख नाउमीदों से गफ्फार को फ़ोन मिलाया। दूसरी ओर से गफ्फार का बेहद निर्लज्जता भरा जवाब आया, अमे यार हद करते हो, क्यों पीछे पड़े हो? ना तुमने कोई गुनाह किया, ना मैं कोई गुनाह कर रहा हूँ। सब शरीयत के अनुसार हो रहा है, अल्लाह ताला की मर्जी से सब हो रहा है। फिर क्यों दूध डाले दे रहे हो? अरे सब्र करो, अल्लाह ने कहा है सब्र का फल मीठा होता है। हफ्ता 10 रोज की बात और है, मुझे जन्नत के मजे लेने दो यार। भाभी मतलब मेरी बेगम को और पाक होने दो। गफ्फार ने जानबूझकर अपना फ़ोन काटा नहीं। दूसरी ओर से अशरफ के कानों में वहसी हो चुके गफ्फार की कामुक आवाज़ें सहवास की चीखों के साथ सुनाई दी। रूबिया के साथ हो रही इस दरिंदगी का वह गुनहगार है। बेटे अब्दुल्ला के प्रश्नों का उसके पास कतई कोई जवाब नहीं है। बेटी सफीना के साथ ऐसा ना हो, यह सूरत बदलनी चाहिए। औरत की देह और उसकी रूह की पाकीज़गी बरकरार रहनी चाहिए। फ़ोन काटने के बहुत बाद तक अशरफ के ज़हन में बार बार बस एक ही प्रश्न कौंध रहा था, क्या इस सब के लिए एक वही गुनहगार है? उस रात का डिनर बंद पैकेट में ही रखा रहा।